मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है भारतीय साहित्य राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। यह विषय एमए के सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में शामिल है। भारतीय संस्कृति के साथ पाश्चात्य संस्कृति एवं विचारों के प्रमंथन से आधुनिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना का नए ढंग से अर्थ विस्तार एवं विकास हुआ, किंतु यह अर्थ चेतना राष्ट्र की पुरानी अवधारणा से भिन्न थी। पाश्चात्य विचारों से हमने सीखा कि राष्ट्रवाद उदार चरित्र की कल्पना नहीं है। हम यह मानने के लिए बाध्य हुए कि वह एक अर्थ में भौगोलिक सीमाओं से परिबद्ध है और इस शक्ति में जातीय अस्मिता का अपना तेज देशभक्ति के रूप में प्रकट करती है। देशभक्ति, देश रक्षा, देश संगठन और जातीय क्रांति की सभी चेष्टाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं एवं विचारधाराएं देशभक्ति के अंतर्गत ही समाहित हो जाती हैं। आधुनिक काल के भारतीय नवजागरण ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता को भीतर से आंदोलित किया है, किंतु यह मानना भारी भूल होगी कि हमारा यह नवजागरण पश्चिम या अंग्रेजों की देन है। भारतीय संस्कृति और इतिहास पर गहराई से दृष्टि डालते ही हमें तथ्य प्राप्त हो जाता है कि हमारा नवजागरण हमारी अपनी स्थितियों, परिस्थितियों और एशिया के नवजागरण से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में आधुनिक भारतीय नवजागरण एशिया के साथ साथ 18वीं 19वीं शताब्दी के विश्व जागरण से जुड़ा हुआ दिखाई देने लगता है। यह सच है कि भारत के आधुनिक सांस्कृतिकरण, राजनैतिकरण, आर्थिककरण, सामाजिकरण के नए दौर ने नवीन जीवन दृष्टि को जन्म दिया और यह जीवन दृष्टि मध्ययुगीन मूल्यों और जीवन दृष्टियों का सर्वथा निषेध करती रही है। देखा जाए तो इसी नवीन जीवन दृष्टि की चेतना के भीतर से वह आधुनिक भावबोध उदित हुआ है जिसमें देशी विदेशी विचारधाराओं, आंदोलनों, प्रवृत्तियों आदि की टकराहट से उत्पन्न भक्ति के स्वर को साफ सुना जा सकता है। इसी नवीन चेतना के स्वर ने भारतीय मानस में अपनी परंपरा पर पुनर्विचार, पुनर्व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन की चेतना को जन्म दिया। राजनीतिकों, समाज सुधारकों का ध्यान प्राचीन सांस्कृतिक सामाजिक चिंतन परंपराओं, धर्म, दर्शन, साहित्य आदि की ओर गया और हमने अपने गौरवमय अतीत को छानना बीनना शुरू किया। इस छानबीन में हमने पाया कि हमारी सांस्कृतिक एकता के आधार को इतिहास ही नहीं भूगोल भी तय करता है। कृष्ण, राम, शिव की एकता से कम महत्वपूर्ण तथ्य गंगा कावेरी धुरी नहीं है। गंगा कावेरी घाटी में ही इस देश के अनेक विचार आंदोलन पनपे और घनीभूत हुए। इस देश के सभी राजाओं को यह एहसास बराबर रहा कि राजलक्ष्मी के कायम रखने के लिए जब वे गंगा कावेरी की भूमि को अपने पौरुष से शासित कर सकने में सक्षम हो, तभी उनकी राजलक्ष्मी सुरक्षित है। स्वयं समुद्री मार्ग से आने वाले ब्रिटिश लुटेरे भी इसी परिणाम पर पहुंचे थे। इसलिए हमारी देशभक्ति में इस नई संस्कृति का यशोगान लगातार किया जाता रहा है। नई संस्कृति ने आधुनिक भारत को प्राचीन चिंतन की नवजागरण मूलक धुरियों से कटने नहीं दिया और ब्रिटिश शासनकाल में भी भारत अपने प्राचीन गौरव और चिंतन की शक्ति से धड़कता रहा। इसी चिंतन के भीतर से स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज आंदोलन, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, दादा भाई नौरोजी के स्वराज्य आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक के गरमदली विचार आंदोलन और गांधी के अहिंसा आंदोलन फूटा है। इसी के भीतर से रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रानाडे, योगी अरविंद के सांस्कृतिक विचार प्रवाह उमड़े और फैले। इसी के भीतर से हमारी ललित कलाओं की चेतना ने नंदलाल बोस आदि से नई शक्ति प्राप्त की।
पूरे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन ने संस्कृति और इतिहास की इसी लोक जागरणवादी धारणा से नवीन गति पाई है। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता धारा में 14-15 भाषाएं मिलकर एक ऐसे राष्ट्रीय साहित्य का समग्र बिंब बनाती हैं जिसमें राष्ट्र का जागृत तेज अपनी विविधताओं में जगमगा रहा है। वैसे भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता एक अत्यंत जटिल और व्यापक काव्य चेतना का वाहक पदबंध है। प्रोफेसर विनायक कृष्ण गोकाक ने अपने एक लेख में राष्ट्रीय साहित्य की अवधारणा भारतीय साहित्य में राष्ट्रीयता से अधिक भारतीयता का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण से सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि भिन्न भिन्न भारतीय भाषाओं में लिखा जाने पर भी भारतीय साहित्य और संस्कृति का स्वर एक है। उधर फ्रेजर का भारत का सांस्कृतिक इतिहास, लुई रेनो का भारतीय साहित्य तथा गोबिल का भारतीय साहित्य का इतिहास भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने प्रसिद्ध 3 लेखों में वर्नाक्यूलर लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस तथा पॉपुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता की धारणा को पुष्ट किया है। वैसे भी देखें तो भारतीय संस्कृति में अनेक संस्कृतियों के समाविष्ट हो जाने से उसका रूप सामासिक या मिश्र संस्कृति का रहा है। वैदिक, बौद्ध, जैन, आर्य, द्रविड़ आदि सभी संस्कृतियां भारतीय संस्कृति की अभिन्न महाधारा बनी हैं। अपने मूल में ये सभी एक ही संस्कृति के विभिन्न रूप और प्रवाह हैं, जिनमें निरंतर रूपांतर की सांस्कृतिक प्रक्रिया का एक अविच्छिन्न धारा चलता रहता है और यह महाधारा के रूप में हमारे सामने आती है, जिसे हम भारतीय संस्कृति मानते हैं। इसी धारा का संस्कार राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रत्येक आधुनिक भारतीय कवि, चिंतक, कलाकार, सुधारक, राजनीतिक ने किया है। इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक सृजनात्मकता से स्पष्ट झलकता है कि नस्लवादी ढंग से भारत ने आर्य विश्व बनाने की कल्पना कभी नहीं की, लेकिन यह मानने की भूल भी भारत ने कभी नहीं की कि अंग्रेज न आते तो हमें मानववादी दृष्टि न मिली होती, न ऐतिहासिक चिंतन की क्षमता जगती, न राष्ट्रीयता की परिकल्पना का रूप ही साकार हो पाता। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता में केशवसुत, हाली, भारतीय, माइकेल मधुसूदन दत्त, भारतेंदु आदि की काव्य चेतना का साक्षी है कि हमारा सांस्कृतिक समन्वय राष्ट्रीयकरण का नहीं है, एकीकरण का है। अलग अलग प्रादेशिक परिवेशों के दबाव होने पर भी पराधीनता से मुक्ति पाने में हमारे प्रयास एक से रहे हैं। ब्रिटिश समाजवादी उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने के लिए सभी कवियों ने राष्ट्रीय जोश, उत्साह और क्रोध में एक सी सीमाएं व्यक्त की हैं। ऐसी स्थिति में सन 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद की आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता हमारी सांस्कृतिक अस्मिता के स्वर की कविता है। भारतीय काव्यशास्त्र की शास्त्रीय शब्दावली में कहें तो इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का अस्थायी भाव है उत्साह और इन कविताओं की मूल भावना है देशभक्ति। हमारे आधुनिक भारतीय समाज सुधारकों, चिंतकों, राजनीतिज्ञों आदि को नए चिंतन की दिशा अपनी परिस्थितियों से प्राप्त करनी पड़ी। उस चिंतन से जो लोक जागरण परंपरा के प्रति उन्मुख था। रीतिकाल की कविता धार्मिकता से मुक्ति दिलाने का एक बार आत्मविश्वास पैदा करती दिखाई देती है, किंतु इस कविता के साथ कठिनाई यह है कि यह दूसरी श्रेणी के संस्कृत और फारसी साहित्य को अपना प्रेरक स्रोत बनाती है। इसमें दरबारी कविता के कला मूल्यों से स्वतंत्र जीवन मूल्यों का गला घोंट दिखाई देता है। यहाँ कवि की हैसियत तो थोड़ी सी बनी, पर उसके भीतर का चिंतक, संत, भक्त, योद्धा, सुधारक गायब हो गया। नतीजा यह हुआ कि आधुनिक काल की भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता को राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र उद्धार और देश रक्षा के लिए कवि में संत, भक्त, योद्धा
और सुधारक अपनी क्रांति चेतना के भीतर से उत्पन्न करने पड़े। फिर मध्यकालीन भारतीय साहित्य की राष्ट्रीयता हिंदुत्व की भावना से आगे नहीं बढ़ सकी। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ उसका रूप हिंदू राष्ट्र की खुशफहमी का ही शिकार रहा। छत्रसाल, शिवाजी, राणा प्रताप आदि में राष्ट्रीयता का एक विशिष्ट अर्थ हिंदुत्व ही था, किंतु आधुनिक काल के भारतीय साहित्य में इसके विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया घटित हुई और हमारी काव्यात्मक संवेदना का स्वरूप धार्मिक न रहकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक होता गया। जीवन के विस्तार और वैविध्य के भीतर से स्वाधीनता की बलवती स्पृहा उत्पन्न हुई। भारतीय रचनाकारों ने आधुनिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक सृजनात्मकता को धारदार बनाने के लिए भारतीयता की पुनः पुनः व्याख्या की। अब भारतीयता का अर्थ हिंदुत्व की रक्षा करना न रह गया, अपितु भारतीयता का अर्थ हो गया लोक मानव का लोक संवेदना से युक्त साक्षात्कार और उसकी दुख सुख की कथा व्यथा की अभिव्यक्ति। इस भारतीयता में लोक मंगलमयी समष्टि चेतना प्रमुख हो गई। इसी भारतीयता ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता का जो अभिमान जागृत किया, उसने विदेशी परतंत्रता की बेड़ियों को काट फेंकने का बोध तो उत्पन्न किया ही, साथ ही भारत राष्ट्र को एक भौगोलिक ऐतिहासिक आकार में नया रूप प्रदान किया। हमारे लिए यह काल जन जागरण या लोक जागरण का काल इसी अर्थ में है कि हमने अपनी मूल्यवान परंपरा के स्रोतों को पहचाना और अपने वीरों के इतिहास की रोमांच का नई भूमिका में अनुभव किया। अब भारत मातृभूमि के रूप में उदित हुआ। सन 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के बाद भारतीय सृजनात्मकता में सबसे बड़ा मोड़ यह आया कि साहित्य की सभी विधाओं में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत की संगठित राष्ट्र भावना का स्वर मुखर हो गया। पहली बार धर्म, जाति, प्रदेश की संकुचित परिधि से निकलकर राष्ट्रीयता ने अपने में संपूर्ण देश को अंतर्भूत कर लिया। आरंभ में तो राजभक्ति के साथ देशभक्ति का समझौता दिखाई दिया, लेकिन शीघ्र ही राजभक्ति की भावना समाप्त हो गई। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंगाल में ईश्वर चंद्र गुप्त, गणेश चंद्र, माइकल मधुसूदन दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर, नवीन चंद्र घोष, ईशान चंद्र बनर्जी, अज्ञे चंद बनर्जी, उर्दू में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना शिवली, इकबाल, सिंधी में कासिम, फाजिल, अजीज, परसराम, मराठी में केशवसुत, नारायण बामन तिलक, भास्कर रामचंद्र तांबे, दत्तात्रेय, गोविंदराज, गोपीजी, बापूजी ठोमरे, शारदाबाई, लक्ष्मी तनपा, कन्नड़ में गुंडप्पा, अयंगार, आनंद कंद, मलयालम में वेणमणि, केरल में वर्मा, राजवर्मा, कुरानन आसान, वलतोल, उल्लूर, तेलुगु में वीरेशलिंगम, सुब्बाराव, जयंती रामया, सुब्बाराव बासुदेव शास्त्री, श्रीपाद कृष्णामूर्ति, बेलूरी शिवराम शास्त्री, विश्वनाथ सत्यनारायण, तमिल में गोपाल कृष्ण भारतीय, सुब्रमण्यम भारती, भारतीदासन, काश्मीरी में मकबूल करलाबारी, गुलाम अहमद, मजहूर, अब्दुल आज़ाद, पंडित दयाराम, विंदा कौल, मिर्ज़ा गुलाम, पंजाबी के भाई बीर सिंह, काहन सिंह, धनीराम चांटक, फिरोजदीन शरफ, विधान सिंह, ज्ञानी, मुसाफिर, काला कृपा सागर, प्रीतम सिंह, गुजराती के दलपत राय, नर्मदा शंकर, रणछोड़ भाई, उदय राम, महिमापत राम, रूप राम, नंद शंकर, तुलना शंकर, भोला राम साराभाई, माधव राम त्रिपाठी, दामोदर खुशालाल दास, केशव सेठ, चंदवदन चीमनलाल, मनसुख भाई झावेरो, स्नेह रश्मि, उमा शंकर जोशी, असमिया में लक्ष्मीकांत बिजवरुआ, चंद्र कुमार अग्रवाल, कमलाकांत भट्टाचार्य, अंबिका गिरी चौधरी, रघुनाथ चौधरी, उड़िया के फकीर मोहन, राधानाथ राय, मधुसूदन राव,
आदि आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के रचनाकारों ने सृजन कर्म को नवजागरण के आलोक से दीप्त कर दिया। विकासवाद के सिद्धांत और उससे उद्भूत मानव की श्रेष्ठता के बोध ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्तर पर एक बड़ी वैचारिकी क्रांति को जन्म दिया। अब भारत का चिंतन ईश्वर या देवता से सटकर मानव केंद्रित हो गया और चिंतन के केंद्र में मानव के आ जाने से प्राचीन धार्मिक नैतिकता के मूल्य गड़बड़ाने लगे। सारे प्रतिमान मानव की भक्ति भावना और उसकी अनंत संभावनाओं को परिभाषित कर उठे। फिर मूल्यों का सहसा जन्म नहीं हो जाता, वे एक लंबी सांस्कृतिक परंपरा के ऐतिहासिक संघर्ष से उपजते हैं। इसलिए जितना सरल कार्य प्राचीन मूल्यों की अर्थवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाना होता है, उतना सरल महत्व प्रतिष्ठा करना नहीं होता। लौकिकता के उदय ने समाज में जो नया मंथन पैदा किया था, उसकी अभिव्यक्ति हिंदी में माखनलाल, मैथिली शरण गुप्त, उर्दू में इकबाल, नज़ीर, अकबराबादी, मराठी में विनायक जनार्दन करदिंकर आदि की कविताओं में हुई। पीछे मुड़कर देखने पर पाते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने देश में जो उजाड़ किया था, उसकी थकान या पस्ती का देशव्यापी एहसास मिर्जा गालिब तथा बहादुर शाह जफर का काव्य है। इन दोनों उर्दू के कवियों ने एक ऐसा करुण राग छेड़ा जो एक नाश होती हुई संस्कृति को देखकर तड़प के साथ फूटी थी। बहादुर शाह जफर ने लिखा है, न जफर किसी का हबीब हूँ, न जफर किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। दिल्ली की मरती हुई आत्मा से शोक का जो राग उठा था, उसकी प्रतिक्रिया से उर्दू कविता का नया राष्ट्रीयतावादी नवजागरण प्रकट हुआ। अमीर मिनाई ने मिरातुल गैब और सनम खाना ये इश्क काव्य संग्रहों में प्रेम रस के साथ राष्ट्रीय रस को लाते हुए लिखा है, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सरफरोशी की तमन्ना संपूर्ण भारतीय कविता में 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही मिलने लगती है। यह गीत क्रांतिकारी वीरों में एक उत्साह का नारा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हिंदी में मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, सियाराम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर आदि कवियों ने एक पूरी पीढ़ी राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता में देश प्रेम, बलिदान, करुणा और आस्था के गान गाती रही है। माखनलाल चतुर्वेदी ने हेम किरीटिनी नामक काव्य संग्रह में नई पीढ़ी का हृदय भाव रचते हुए लिखा, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध्य प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। हिंदी उर्दू कविता की भांति क्रांति की हुंकार और पुकार मराठी की आधुनिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता में काफी प्रबलता से रखती है। मराठी ने तुतारी, नवा सिपाही, निशान, मूर्ति मंजन, स्फूर्ति, गोपन आदि क्रांति गीतों से जन जन को देश भर में जगाना चाहा। सामाजिक क्रांति की इन कविताओं का स्वर लोक मंगलवादी था। तिलक, करंडीकर, गुप्ते, तांबे, दत्तात्रेय, कोंडो, घाटे, पांडुरंग, बापूजी ठोमरे, श्रीमती सुमंत, शारदाबाई परांजे, लक्ष्मी तन्या आदि कवियों ने एक समृद्ध राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा को प्रवाहित किया है। हालांकि इस काव्यधारा में भारत का इतिहास तथा महाराष्ट्र की वीर परंपरा गाथा का वर्णन प्रमुखता पाता रहा है। इन कविताओं में भावावेश और भावदीप्ति दोनों का मणिकांचन योग हुआ है। इस दौर में सिंधी की राष्ट्रीय कविता सूफीवाद तथा वेदांत से निकलकर नया रूप धारण करती है। किशन चंद, तीरथ दास,
ने समुद्रीय सीपे में समाज सेवा के नए विचारों को कांग्रेस आंदोलन से जोड़कर व्यक्त किया। यहाँ गरीबन की झोपड़ी कविता का करुणा और प्रेम का स्वर हृदय को हिला देने वाला है। इन पर रविंद्रनाथ की काव्य दृष्टि का भी बहुत गहरा असर पड़ा है, जिसके अनुसार कवि को आस्था और सौंदर्य के गीत गाने चाहिए। इधर सिंध पर बेबस कवि का इतना प्रभाव था कि राष्ट्रीय आंदोलन में इनके गीत सभी के मनपसंद तराने थे। हुंदराज दुखायाल जैसे कवि इसी देशभक्ति धारा के भीतर से उदित हुआ था। इनके आज़ादी के गीत सिंधी जाति की सांस्कृतिक राष्ट्रीय अस्मिता को उजागर करते हैं। पंजाबी के गुरुमुख सिंह मुसाफिर की कविताओं से हुंदराज की राष्ट्रीय कविता का भाव साम्य देखते ही बनता है। दोनों ही ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना करते हुए जन सामान्य में प्रबल देशभक्ति की धारा प्रवाहित करते हैं। पंजाबी में मोहन सिंह माहिर और अमृता प्रीतम ने उसी राष्ट्रीय भावधारा का काव्य सृजन किया है जो संपूर्ण देश की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाता है, जिसमें सांप्रदायिक गंध एकदम नहीं है। काश्मीरी में गुलाम अहमद ने गुल और बुलबुल के प्रतीकों से राष्ट्रीय भावनाओं को उद्बुद्ध किया। खातून की प्रेम धारा का यह नया रंग रूप है जिसे जवानी, वतन, बागवां आदि रचनाओं से मौजूद ने शब्द दिए हैं। इसी परंपरा को अब्दुल अहद आज़ाद, बिंदा कौल, दयाराम, मिर्जा गुलाम हसन बेग, आरिफ आदि कवियों ने आगे बढ़ाया है। कहना नहीं होगा कि सिंधी और काश्मीरी में राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का प्रवाह अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में थोड़ी देर से पैदा हुआ, लेकिन इनमें मातृभूमि की वंदना और कुर्बानी का भाव किसी भी भारतीय भाषा से कम नहीं है। इस दौर की भारतीय भाषा साहित्य में मुख्य प्रवृत्तियां थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति नया दृष्टिकोण, पराधीनता और दमन के प्रति विद्रोही स्वर, क्रांति का हिंसक अहिंसक रूप रंग, स्वर्णिम भविष्य के प्रति आस्था, देशभक्ति का रागात्मक ऐश्वर्य, लोक जागरण का शंख नाद, अतीत गौरव का गान। अलग अलग भारतीय भाषाओं में लिखे जाने पर भी इस कविता में भारतीय सांस्कृतिक इतिहास और परंपरा की एकता और एकरूपता के भाव बिंब ही अधिक हैं। भारतीय साहित्य को हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय मानस एक है और उसमें प्रादेशिकता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता की आवाज न होकर एक भारत राष्ट्र का अखंड और जीवंत चित्र मिलता है। भारतीय भाषाओं में अलग अलग रंग बिरंगे भाव कुसुम खिले हैं, जिनसे इस उपवन की शोभा और निखर पड़ी है। भारतेंदु, हाली, इकबाल, रविंद्रनाथ, काजी नजरुल, सुब्रमण्यम भारती, पुटप्पा, सीताकांत महापात्र, लक्ष्मी आदि की राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताओं ने पराधीन भारत की सभी समस्याओं पर विचार करते हुए प्रेरणा काव्य लिखा है। हमारा आधुनिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक नवजागरण इस कविता में समुद्र की तरह लहरा रहा है। आरंभिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को व्यक्त करने वाली सृजनात्मकता में आवेग और कल्पना का उबाल था, पर जैसे जैसे स्वाधीनता संग्राम में मुक्ति का प्रकाश निकट आता गया है, वैसे वैसे भारतीय साहित्य में कंठ की पुकार कंठ से उतरकर हृदय की गहराई को व्यक्त करने लगी और भारतीय साहित्य में गंभीर मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा हो गई। संश्लिष्ट रूप में यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता जितनी संग्रहणशील रही उतनी ही विकासशील भी। एक ओर तो जहां यह कविता पूरे आत्मविश्वास से भारत की प्राचीन संस्कृति के सार तत्वों का संचयन करती है, वहां दूसरी ओर देश और काल की प्रवृत्तियों, स्थितियों के अनुकूल जीवन के नवीन मान मूल्यों को स्वीकार करती चलती है। इसमें परिवेश के अनुकूल आचरण करने की नैतिक शक्ति निरंतर विद्यमान रही है। युग धर्म और स्वधर्म दोनों को एक साथ रखकर इस कविता ने भारतीय अस्मिता को मुक्त वाणी दी है। वैदिक, बौद्ध, जैन
आर्य, द्रविड़, हिंदू, इस्लाम परंपराओं को इस कविता ने सहज संस्कार बनाकर रचनात्मकता में नया आधुनिक संस्कृति बोध ही निष्पन्न कर दिया है। आधुनिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य को व्यापक संदर्भों में लोक जागरण की कविता कह सकते हैं, जिसमें व्यक्तिवाद, कलावाद, भाववाद आदि का स्थान मानववाद, मानवतावाद और लोक मंगलकारी जीवन मूल्यों ने ले लिया है। कवियों के प्रबुद्ध मानस ने युगबोध को काव्याभिव्यक्ति में रचा पचाकर एक नई दिशा दृष्टि दी है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रथम 5 दशकों में युग चेतना अधिक प्रबुद्ध और गहरी होती गई। कारण यह रहा कि राजनीतिक सामाजिक जीवन में अनेक आंदोलन उठते रहे। इन आंदोलन का रूप मात्र राजनीतिक कभी नहीं रहा, उसमें नैतिक और सांस्कृतिक भावबोध की भूमिका निरंतर क्रियमान रही। सृजन की ऊर्जा के लिए जिस तनाव की जरूरत होती है, वह तनाव इस कविता को राजनीतिज्ञों, समाज सुधारकों, विचारकों तथा नैतिक शक्तियों से लगातार मिलता रहा। सन 1920 तक युगबोध देश की चेतना में गहरा भिद गया था और उसके सृजनात्मक परिणाम भी काफी उत्साहवर्धक रहे। तिलक और गांधी के विचारों का रंग चटक और गाढ़ा पड़ता गया और भारतीय साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर, भारती प्रसाद जैसे युग प्रवर्तक व्यक्तित्व अवतरित हुए। भक्ति मिश्रित श्रृंगार का रंग गायब होकर इनकी कविता में देशभक्ति रस का सागर उमड़ पड़ा। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक जागरण को सभी आधुनिक भाषाओं के सभी बड़े कवियों ने प्रस्तुत अप्रस्तुत रूप से काव्य का विषय बनाया है। परिणाम यह हुआ कि इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का फलक बहुत व्यापक होता गया है। एक दृष्टि से तो इस कविता में राष्ट्र के सर्वांगीण जीवन का विस्तार से चित्रण हुआ है। भारतीय इतिहास के अतीत और वर्तमान दोनों पर कवियों की दृष्टि केंद्रित रही और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अन्याय अत्याचार का सभी ने एक स्वर से विरोध किया। देखा जाए तो प्रायः इन सभी कवियों का रामायण, महाभारत, बौद्ध युग, मुगल, राजपूत काल के साथ रागात्मक संबंध रहा है। भारतीय इतिहास के सभी कालों से कथानक इन कवियों ने मुक्त भाव से ग्रहण किए हैं, पर ये कवि अतीत में जाकर भी अतीत के नहीं हुए। अतीत की वर्तमानता को इन्होंने सृजनात्मकता मिलाकर अभिव्यक्ति दी है। इनकी कविता में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलनों की सभी छवियां मौजूद हैं। अतीत का गौरवगान है, भारत के सौंदर्य की झांकियां हैं, फिरंगी अत्याचार का विरोध है, किसान मजदूर आंदोलन की ताजी तस्वीरें हैं, जेल यात्रा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग विरोध, स्वराज्य का स्वप्न, युद्ध उन्माद की रणनीति, आज़ादी का उल्लास, विभाजन की हाय हत्या, गांधी की नृशंस हत्या, आज़ादी के बाद का मोहभंग, चीनी आक्रमण, पाकिस्तानी आक्रमण, संसद की गिरावट, एक राष्ट्रभाषा का प्रश्न आदि अनेक विचार स्वर हैं। सांप्रदायिकता, जातिवाद, हरिजन नारी समस्या, नारी की महत्व प्रतिष्ठा, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों की मुखर आलोचना, पाश्चात्य संस्कृति संपर्क के अच्छे बुरे प्रभाव, नागर ग्राम्य समस्या, आर्थिक संकट, टूटते परिवारों की प्रथा के शत शत चित्र अंकित हैं। इन सभी कवियों ने हमारे सांस्कृतिक जीवन के सभी पक्षों पर विचार किया है, जैसे भारत की नदियाँ, पहाड़, पर्व, त्योहार, परंपराएं, प्रथाएं, देव कथाएं, जातीय विश्वास, पुरातन लोक मान्यताएं, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, कुप्रभाव, नए ज्ञान विज्ञान से लाभ हानि की बातों को वैचारिकता से यक्ष प्रश्नों को उठाया। धार्मिक संवेदना को समझने समझाने के लिए आगम निगम परंपराएं, वैष्णव तत्व चिंतन, ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग, सगुण, निर्गुण, अवतारवाद के प्रश्न, बौद्ध, जैन, इस्लाम संस्कृतियों के समन्वय की समस्या, मोक्ष, स्वर्ग नरक के प्रश्न जो भी जैसे हैं, उन पर नए ढंग की टिप्पणियां की हैं।
इन काव्यात्मक टिप्पणियों ने भारत के आधुनिक जनमानस को नया जीवन स्पंदन और नई जीवन दृष्टि दी है। आधुनिक भावबोध के विरुद्ध बगावत इस कविता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह काव्य एक महान राष्ट्र के इतिहास, संस्कृति और जातीय अस्मिता के बहुमुखी अभिव्यक्ति है। व्यापक संदर्भों में कह सकते हैं कि इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता में मानव मूल्य, सांस्कृतिक नैतिक मूल्य, धार्मिक सामाजिक मूल्य परस्पर एक साथ गुथे हुए हैं। जीवन मूल्यों का ऐसा तादात्म्य अन्य भाव मुद्राओं की कविताओं में इस ढंग से और इस रासायनिक योग से नहीं हो पाया है। इसका प्रधान कारण यह है कि इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता धारा में आनंदवादी, कलावादी जीवन मूल्यों की प्रधानता न होकर लोक मंगलवादी, मानववादी मूल्यों को एकांत स्वीकृति मिली है। प्रेम की यहाँ अवहेलना नहीं है, पर वह व्यक्ति प्रेम से हटकर राष्ट्र प्रेम में रूपांतरित हो गया है। जीवन के हल्के रोमानी काव्य मूल्यों में गर्क न होने के कारण यह कविता लोक जागरण की समग्र अभिव्यक्ति है। हालांकि आवेश ने काव्यात्मकता को क्षति पहुंचाई है, पर ऐसा सर्वत्र नहीं हुआ है। मानव करुणा और देशभक्ति से इसमें जीवन रस का अमृत निष्पत्ति पा सका है। इस बात को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इस कविता ने जीवन के सबसे मूल्यवान मूल्य स्वाधीनता को रक्षित करने की दिशा और दृष्टि दी है। जागरण युग की राष्ट्रीय नैतिक मूल्य चेतना से अनुशासित इस काव्य धारा में लोक जीवन और लोक हृदय की लय और थिरकन का जातीय संगीत मौजूद है। वास्तव में यह मानव को अंधेरे में रोशनी दिखाती कविता है, जिसमें राष्ट्र के प्राणों की पुकार मानवतावादी चिंतन के साथ फूटती रही है। विस्तार से इस विषय के अध्ययन के लिए आप भारतीय साहित्य का समेकित इतिहास, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नागेंद्र, और प्रकाशन हुआ है हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इसे आप देख सकते हैं।